कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डील करता है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरी क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेरे साथ यहाँ पे याद कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 में जो आर्टिकल्स हैं 124 से लेके 147 ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब अगर हम इतिहास को देखेंगे तो इतिहास कुछ इस तरह का है कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन का रूल हुआ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में थी तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ। जब बैटल ऑफ पलासी हुआ उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुआ अक्टूबर के महीने में, और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में। ये जो ट्रीटी थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहलाती थी, जिसमें अंग्रेजों को मिला दीवानी राइट, साथ ही साथ सिविल केसेस को डील करने का भी अधिकार। तो जब अंग्रेजों को दीवानी राइट मिला यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी पैसा कौड़ी आएगा वो अंग्रेज जमा कर लेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जमा कर लेगी। तो अंग्रेजों में एक चीज थी कि बड़ा सिस्टम से चलते थे। तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसके लिए भी एक प्लान, जो केसेस आते हैं जितने भी वकालत वाली चीजें हैं उसके लिए एक प्लान बना ले, एक सिस्टम बना ले। और उसी समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो हमारे ऐसा वो लॉर्ड तो नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय आए और यही थे जो इनको आप गवर्नर जनरल कहते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल बन गए। और अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि इस तरह से हम प्लान करेंगे। 1772 की ये कहानी है। तो जुडिशियल प्लान आया 1772 में, ये जुडिशियल प्लान आया और इसी के कारण जो यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम हमारे देश में स्थापित हुआ इसका श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। उसके बाद आता है अगले ही साल रेगुलेटिंग एक्ट, जहां पे ब्रिटेन की सरकार अब थोड़ा सा रेगुलेशन चाहती थी, थोड़ा सा पकड़ चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ईस्ट इंडिया कंपनी पे इस पकड़ को चाहने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया कलकत्ता में। बिल्कुल, तो क्योंकि आप जानते हैं कि 1911 में दिल्ली कैपिटल बना है, तो उसके पहले तो कैपिटल अंग्रेजों का कलकत्ता हुआ करता था। तो कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। उस समय एक चीफ जस्टिस और उनके अंदर 3 जजेस हुआ करते थे। तो इस सिस्टम को यहां पर स्टैब्लिश किया गया था। ये था बिल्कुल शुरुआत और इतिहास। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ठीक है, तो कलकत्ता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, जिसके तहत बहुत सारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ, आरबीआई भी एस्टैब्लिश हुआ। तो इसी एस्टैब्लिशमेंट में 1937 इसी कानून के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ? तो दिल्ली में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया और यहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 2 जजेस हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम आज़ाद होते हैं। तो 1947 में हम आज़ाद होते हैं और 1947 के बाद जब हम अपना संविधान, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था 1946 में, संविधान लिखना शुरू हुआ। 1949 में संविधान पूरा कंप्लीट हुआ और फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी के दिन, जिसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप से जानते हैं। अब इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 इस दिन हमने अडॉप्ट किया, इस दिन हमने इनॉग्रेट किया। किस चीज का इनॉग्रेशन हुआ? तो पहले देखिए, आजादी के पहले हम इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे। अब आजादी के बाद अब हम क्या कहेंगे? तो आजादी के बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहेंगे। और इसको हम, इसका इनॉग्रेशन डे कब मना रहे हैं? तो गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ। अब 1950 में एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस हुआ करते थे। तो हमने एक सीजीआई रखा और इनके साथ 7 जजेस रखे, यानी कि टोटल संख्या 8 हो गई। अब हमारी टोटल संख्या जो है वो 34 हो गई है, यानी कि एक चीफ जस्टिस और
33 जजेस हैं। हमारे जो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका नाम था एच.एस. कानिया। एच.एस. कानिया हमारे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें आज, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या काम होता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको गारंटी प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32, जिसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं इसमें। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट का गारंटर बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ फाइनल इंटरप्रिटेशन जब अभी हम पढ़ेंगे, तो एपलेट जुरिस्डिक्शन में जब भी किसी भी कोर्ट में, कोई भी कोर्ट भारत का हो जिसमें संविधान को इंटरप्रेट करने की बात आए या किसी कानून को इंटरप्रेट करने की बात आए, तो जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई लॉ स्टैब्लिश कर दिया है, तो सारे कोर्ट्स जो हैं, जितने भी कोर्ट हैं भारत के, वो सारे वो उन कानून को मानेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो अगर मान लीजिए कि सरकार, राज्य सरकार हो गया या केंद्र सरकार हो गया, इसने कोई लॉ पास, कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया है, अब उसको चेक करना कि क्या वो कंसिस्टेंट है हमारे मौलिक अधिकारों के साथ, क्या सिर्फ उसका रूल ऑफ लॉ नहीं देखना, प्रोसीजरल स्टैब्लिश बाय लॉ भी देखना है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, क्या वो हमारे साथ फेयर है, क्या वो ह्यूमन है, क्या वो इनह्यूमन तो नहीं है। तो इन चीज़ों को चेक करना, ये जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इसका अथॉरिटी है। फिर अगर कोई बड़ा डिस्प्यूट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेंटर स्टेट में क्लैश हो गया, स्टेट स्टेट में क्लैश हो गया, तो कोई ऐसा जो अलग टाइप का डिस्प्यूट्स है, उसका सोल अथॉरिटी, ये पूरा अथॉरिटी कौन सॉल्व करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा। फिर ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट के बाद आप फाइनल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते हैं, है ना। ये कभी भी कोई भी जो स्पेशल अपील क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी केस डिसाइड हो गया है या फिर कोई केस पेंडिंग है, तो उस पर ये स्पेशल अपील दे सकता है। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। कोर्ट ऑफ ये रिकॉर्ड भी रखता है ना, रिकॉर्ड रखता है सारे जितने भी जजमेंट्स हैं। तो ये सब चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, इनको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। देखिए, अपॉइंटमेंट बड़ा सिंपल है। एलिजिबिलिटी आपको समझना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, उसका एज, उनकी एज जो है वो 65 ईयर्स से कम है। और ये दो चीज तो मैंडेटरी है। अब क्या है कि उनके पास एक एक्सपीरियंस है कि उन्होंने हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल तक काम किया है, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में 10 साल तक काम किया है। दोनों में से कोई भी, या तो 5 साल तक वो जज रहे हैं हाई कोर्ट में, या तो 10 साल तक एडवोकेट रहे हैं हाई कोर्ट में। ये दोनों में से कोई भी जो फुलफिल होता है वो बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। एक और चीज जो है, एक और चीज क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा कानून का ज्ञान उनको है, या फिर वो बहुत बड़े इमिनेंट जुरिस्ट हैं प्रेसिडेंट के नज़र में, हमारे नज़र में नहीं, आपकी नज़र में नहीं, प्रेसिडेंट की नज़र में, तो उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में उनको अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है। ये अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी जो है ये आर्टिकल 124 में दिया हुआ है कि ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे कि ओथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या फिर जज हों, इनको ओथ हमेशा प्रेसिडेंट दिलाएंगे। और रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन, इनको खुद ने रिजाइन करना है तो वो किसको रेजिग्नेशन किसके नाम पे देंगे, तो प्रेसिडेंट के नाम पे देंगे। क्लियर है। अब आप देखिएगा कि अभी तक क्या है कि अभी तो जैसे 34 जजेस हैं एज ऑफ टोटल, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि कम करना है या बढ़ाना है, या बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और भी जजेस चाहिए, तो ये जो फिक्स करना होता है, नंबर्स को फिक्स करना होता है, ये पार्लियामेंट का काम होता है। संसद जो है इस पे काम करती है, पार्लियामेंट का इसका काम होता है स्ट्रेंथ को देखना, जो कि क्लॉज 124 के क्लॉज 1 में मेंशन किया हुआ है। अब बात आता है कि अपॉइंटमेंट होता कैसे है, तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा समझ लेंगे। कोलिजियम सिस्टम थोड़ा ये कंट्रोवर्सी में भी आ जाता है।
तो अब आपको इस तरह से पहले एक चीज समझना है कि जैसे अगर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, सीजीआई सबसे बड़े है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिस भी जज इनको जो लगता है, जो इनको जरूरी लगते हैं, उनसे ये सलाह मशवरा कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसको हम पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे, ठीक है, इनसे ये कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बाकी जजेस को इनको अपॉइंट करना है, तो क्या करेंगे, तो ये किससे कंसल्ट करेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही कंसल्ट करेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट, जो एज के हिसाब से नहीं होता ये सर्विस, कितना साल का इनका सर्विस है उस हिसाब से सीनियर मोस्ट जजेस हम चुनते हैं 4। अब ये लोग क्या करते हैं, लिखित में एक लिस्ट निकालते हैं, अब इस लिस्ट में जो भी नाम होगा उस नाम से, ठीक है, इनमें 4 लोग हैं तो कम से कम 2 लोग जो है सहमत होने चाहिए, और इस नाम से इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल सहमत होने चाहिए और इनमें से भी जो मेजॉरिटी है वो सहमत होने चाहिए। तो अब ये पूरा रिपोर्ट जो है सहमति का प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करेंगे। तो ये इस तरह से जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में ये अपॉइंट होते हैं। क्लियर है? अब इन जजेस से, जितने भी जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपॉइंट हुए हैं, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ होंगे, उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, ठीक है, 1993 में इसको कहा भी गया था, फिक्स किया गया था सेकंड जजेस केस में, कि इसमें से जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को हम क्या बनाते हैं, उन्हीं को हम सीजीआई बनाते हैं। तो सीजीआई का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, जो भी सबसे वरिष्ठ होंगे उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन लेंगे और ये लोग फिर डिसाइड करेंगे कि किनको बनाना है सुप्रीम कोर्ट का जज। तो यही चीज यहाँ पे, इसी जो 4 सीनियर मोस्ट जज है ना, इसी को हम कोलिजियम कहते हैं। कोलिजियम कहीं पे भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि चलता आ रहा है अभी तक, और हम एनजेएसी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोलिजियम है जो कि अभी चलता आ रहा है और यही कोलिजियम सिस्टम है। क्लियर है गाइस? और इसको हटाने के लिए एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, और ये एक्ट 2014 में आया था, जहां पे कहा गया था कि एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल एडवाइजरी काउंसिल, ये आएगा अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो एनजेएसी को स्थापित किया जाएगा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि क्या कहा गया है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एनजेएसी में क्या है कि कुछ मिनिस्टर्स को भी डाला गया है जो कि नहीं होने चाहिए, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग रखना है, इस कारण से एनजेएसी को हटा दिया गया था, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आप समझ गए हैं। 124 के क्लॉज 2 में प्रेसिडेंट कंसल्टेशन किससे लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस से लेंगे। इसमें जो लिस्ट आएगा उससे सीजीआई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनके कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ लिखित होगा और सर्विस के हिसाब से, ठीक है, ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से सीनियरिटी डिसाइड होती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सबसे वरिष्ठ होते हैं। क्या हमेशा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे सीनियर रहेंगे, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा? देखिए, प्रोसेस तो यही था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार में 2 बार इसका एक्सेप्शंस भी है। यानी कि 1973 में एएन राय ने अपने से 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके इनको सीजीआई बनाया गया, और 1977 में एमएच बेग के साथ भी ऐसा ही हुआ, राइट। तो ये 2 हमारे पास एक्सेप्शन है, लेकिन फिर सेकंड जजेस केस आया, और सेकंड जजेस केस में कहा गया 1993 में कि नहीं, सीनियर मोस्ट जज, हमेशा सीनियर मोस्ट जज को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे, अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, राइट। फिर हम देखेंगे रिमूवल। अब रिमूवल कैसे हो सकता है, तो इसका मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने प्रकार बताए थे बहुमत के, यानी कि मेजॉरिटी, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी बताया था। तो रिमूवल कैसे होगा, आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव होता है, 2 ही कारण हो सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी।
अब इसमें क्या होगा, इसको आप इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में पहले पास हुआ कि हमें किसी जज को हटाना है, रिमूव करना है, तो लोकसभा में 100 ऐसे लोग अपना साइन करके देंगे, 100 मेंबर्स साइन करके देंगे किसको, लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है, अगर ये लोकसभा से स्टार्ट होता है। और अगर ये राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, तो 50 लोग जो हैं वो साइन करके, राज्यसभा के 50 मेंबर्स जो हैं वो साइन करके किसको देंगे, ये अपने चेयरमैन को देंगे, ठीक है, अपने चेयरमैन को देंगे। अब जब इस तरह से सिग्नेचर आ जाता है इनके पास, तो क्या होगा कि एक पैनल बैठेगा, एक पैनल जिसमें 3 लोग होंगे, पैनल में 3 लोग होंगे, ठीक है। तो इस पैनल में 3 लोग होंगे, जिसमें से एक एमिनेंट जुरिस्ट होंगे, इस पैनल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से एक एमिनेंट जुरिस्ट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज होंगे, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज है, उसके बाद हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, और एक जूडिस्ट भी होंगे। अब ये पैनल जो है अपना रिपोर्ट देगा, इस रिपोर्ट का एक कॉपी उस जज को जाएगा जिस जज को हटाने की बात की जा रही है, और वो अपना डिफेंस तैयार करेंगे। अब ये पैनल एक तरह का, यहाँ पे जैसे मुकदमा होता है उस तरह का ये रिपोर्ट जारी होगा। अब ये रिपोर्ट वापस से हाउसेज में आएगा। अब इस हाउस में क्या होगा कि जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में स्पेशल मेजॉरिटी समझाया है कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से 50 तो हाँ बोलने चाहिए, साथ ही साथ जितने लोग उस दिन आए हैं प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3, ठीक है, उसका 2/3। तो मान लीजिए 100 में से 90 लोग आए हैं और 90 का 2/3 क्या हो जाएगा, 90 का 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 30-60, है ना। तो 60 जो है वो बड़ा नंबर है 50 से, तो ये एग्री कर जाते हैं, तो हाँ सही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 100 का कैपेसिटी है और 50 लोगों ने हाँ किया, लेकिन प्रेजेंट उस दिन सिर्फ 60 ही लोग हैं, तो इसका जो 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 में आप देखिएगा तो ये 20, तो 40 ही हो गया, 40 जो है वो 50 से कम है। तो वैसे नहीं, यानी कि मेजॉरिटी हाँ बोलनी चाहिए, हाफ टोटल मेजॉरिटी का जितने भी लोग हैं उसका हाफ यानी 50% और प्लस 2/3 ऐसे लोग जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, दोनों हाउस में ये पास होगा, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। बहुमत के प्रकार मैंने आपको समझाए हुए हैं, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा, लोकसभा में भी पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर ये जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट फिर अप्रूव करेंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। पैनल में कौन कौन रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और एक जूडिस्ट। तो ये लोग पैनल का रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा, और प्रेजेंट एंड वोटिंग में 2/3 यानी कि जो प्रेजेंट है और वोट करने के लिए इच्छुक हैं, दे आर विलिंग टू वोट, उनका 2/3। इस तरह से इनका पूरा रिमूवल किया जाएगा। क्लियर है गाइज। अभी तक किसी को भी हटाया नहीं गया है, किसी को भी रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन मुकदमा 2 लोगों पे चला है, यानी कि जस्टिस वी रामास्वामी 1991-93 के ये जज रहे हैं, और जस्टिस दीपक मिश्रा जो कि 2017 से 2018 के ये जज रहे हैं। क्लियर है गाइज। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। जितने भी केसेस आए हैं उसका रिकॉर्ड रखा गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं, आर्टिकल 129 में इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहते हैं। अब बात आता है जुरिस्डिक्शन। कुछ ऐसे जुरिस्डिक्शन यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ सकते हैं। मान लीजिए 2 स्टेट में लड़ाई हो गई, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, ठीक है, तो ना उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, ना तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब ये केस कहाँ जाएगा, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा। केंद्र सरकार और स्टेट में कोई विवाद हो गया तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो कि 131 आर्टिकल में आता है। फिर रिट है, आपने सुना होगा हेबियस कॉर्पस, सर्चुअरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। तो यानी जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके अधिकार का, उनके फंडामेंटल राइट को हम उसके गारंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनते हैं, क्योंकि उनको रिट जारी करने का इनके पास अधिकार है, और ये आर्टिकल नंबर 32 में ये रिट जारी कर सकते हैं। अब है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई केस आता है किसी लोअर कोर्ट में
और उस लोअर कोर्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ यानी कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को इंटरप्रेट करना है, तो वो कोर्ट वो जो केस है वो ट्रांसफर हो सकता है, ऊपर जा सकता है और ऊपर जाते जाते ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर ये केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, तो 132 आर्टिकल में दिया हुआ है इसके बारे में। अगर ये सिविल केसेस हैं तो 133, 133 और अगर ये क्रिमिनल केसेस हैं तो 134, ये इसके आर्टिकल हैं, प्रावधान है। फिर स्पेशल लीव यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस सुन सकता है अगर उनको लगता है, पर ये मिलिट्री के केसेस नहीं होते हैं, तो इसको स्पेशल लीव अपील केसेस कहते हैं, यानी कि वो बंद भी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जरूरी है इसको सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुन सकते हैं। 141 का आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी लॉ बोला है तो वो सारे कोर्ट्स पे, सारे कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये कोर्ट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। सारे कोर्ट्स जितने भी भारत में कोर्ट हैं वो सब उस लॉ के आधार पे चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंप्लीट जस्टिस, जैसे कि आप अभी अयोध्या टेम्पल का आपने केस सुना होगा, तो कंप्लीट जस्टिस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझे कंप्लीट जस्टिस के लिए कभी कोई चीज पारित करना है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 142 में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकते हैं। अब है एडवाइस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं। आर्टिकल 143 में ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है, उनको मन है तो वो एडवाइस दे सकते हैं। जो जजेस होते हैं, जनरली ये 5 जजेस का बेंच होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस है तो उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो एडवाइस दे सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो मना भी कर सकते हैं कि मुझे एडवाइस नहीं देना है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो ये बाइंडिंग हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उनको एडवाइस देना ही देना है। अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास एडवाइस मिल गया, ठीक है, अगर इंटरनेशनल केस है तो मिल ही जाएगा, अगर इंटरनेशनल केस नहीं है, कोई दूसरा केस हो और इन केस मिल गया उनको एडवाइस, तो ये प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है कि वो इसी एडवाइस पे काम करेंगे। ठीक है, तो एडवाइस को हमने नॉन बाइंडिंग रखा हुआ है, यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये आता है। फिर आपने सुना होगा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडहॉक जजेस। इसमें 3 आर्टिकल आपने याद रखना है, 126, 127, 128। 126 में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी कुर्सी खाली है, वेकेंट है, या टेम्परेरी वो एब्सेंट है, या किसी भी कारण से वो अपना काम नहीं कर पा रहे, बीमारी है या कहीं बाहर चले गए, अनेबल टू परफॉर्म है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी कुर्सी भरी जा सकती है। प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है। अब है एडहॉक। एडहॉक में पहले केस ये है एडहॉक का कि जो कोरम है, यानी कि जितने हमको जजेस चाहिए, जैसे अभी 1+33 हैं, वो कोरम फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, वो कोरम फुलफिल नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 127 में एडहॉक है, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट, यहाँ पे CGI अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहे, एडहॉक में CGI अपॉइंट कर रहे हैं, तो यानी कि CGI क्या कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के जज को ये सुप्रीम कोर्ट के जज टेम्पररी बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं जो रिटायर्ड हैं तो CGI उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वापस से एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह आप अपना एक्ट करें, और उस समय ये प्रेसिडेंट से कंसल्ट लेंगे, यानी अप्रूवल लेंगे, और उस हिसाब से ये रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जो कि आर्टिकल 128 में इसका मेंशन है, उनको ये सुप्रीम कोर्ट के जज वापस से एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक यानी कि टेम्पररी बेसिस पे बना सकते हैं। तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो 126 में है, हाई कोर्ट से अगर इनको एडहॉक लेना है तो 127 में है, और रिटायर्ड जज को अगर एडहॉक बनाना है तो 128 में है। क्लियर है गाइस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बेंचेस। तो देखिए आप अभी दिल्ली में है, लेकिन आर्टिकल 130 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके CGI कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बेंच स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब एक चीज आता है जजेस केस, आपने सुना होगा फर्स्ट जजेस केस। तो फर्स्ट जजेस केस में क्या कहा गया था, फर्स्ट जजेस केस में कहा गया था जो कंसल्टेशन है ना, जो कंसल्टेशन है वो जैसा पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट इनसे कंसल्ट करेंगे, तो
कंसल्ट करने के बाद पहले जो केस आया था उसमें ये कहा गया था कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उनके कंसल्टेशन को माना ही जाए। इस बात को आप समझेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि उनके कंसल्टेशन को माना ही जाए। फिर सेकंड में कहा गया कि नहीं नहीं, ये जरूरी है कि उनके कंसल्टेशन को माना जाए। ये 1993 में ये कहा गया सेकंड जजेस केस में कि ये जरूरी है कि इनके कंसल्टेशन को बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा ये। थर्ड में कहा गया कि सिर्फ सीजीआई के कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, जो आपका कोलिजियम है उसमें आप मेजॉरिटी लेकर आइए। उसमें जो प्लूरल केसेस हैं, जो प्लूरल हैं, यानी कि 1+4 जो है सीजीआई +4 सीनियर मोस्ट जज, उनका मेजॉरिटी उसको हम कॉन्करेंस रखेंगे उसका, यानी कि वो आपका मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट में आपका 99 का जो एनजेएसी आया तो उसको हटा दिया गया क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के खिलाफ था, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के खिलाफ था। तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जितने भी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि फर्स्ट जजेस केस किस साल में आया और थर्ड जजेस केस जो है वो किस साल में आया। ये दो सवाल है। होपफुली अब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड और कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। कब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बस एक केस है जहां सीजीआई अपॉइंट करते हैं, है ना, एडहॉक जजेस में, और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी, इनका अप्रूवल यानी कि जो किस तरह अपॉइंट होते हैं, किस तरह से रिमूव होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर द सेशन। कोई और टॉपिक का डिमांड होगा तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि एग्जाम के पहले आपको वो टॉपिक मिल सके। थैंक यू।